हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप लोगों को सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश से जुड़े सारे कंटेंट मिलेंगे। तो आप लोगों को अलग अलग इधर उधर जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल अगर करवाऊं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हिस्ट्री की तारीख को बदल दिया था इसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। ये मतलब हिस्ट्री की याद रखने वाली तारीख है 1789, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब हमें भी रेवोल्यूशन करना चाहिए। मतलब जब फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी के को ये मतलब सेकंड चैप्टर है आपका, सोशलिज्म इन यूरोप। उसी को देखते हुए और कहाँ कहाँ पर रेवोल्यूशन आया। देखो, सबसे पहले सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि यूरोप की बात करेंगे हम और रशिया के रिवॉल्यूशन के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले the powerful ideas of freedom and equality that emerged after the French Revolution opened possibilities for dramatic societal transformation across Europe and beyond। वही चीज कि लोगों के अंदर ना पावरफुल आइडियाज आने लगे। लोगों को लगने लगा कि क्यों नहीं, जब फ्रांस एक मतलब एक फ्रांस भी एक नॉर्मल कंट्री था जिस पर एक मोनार्क सिस्टम था, राजा महाराजाओं का शासन था। तो जब फ्रांस चेंज ला सकता है, फ्रांस में इतना कुछ क्रांति आ सकती है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती। तो लोगों के अंदर ना पावरफुल आइडियाज आने लगे फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए। दैट एमर्ज आफ्टर द रिवॉल्यूशन ओपन पॉसिबिलिटीज फॉर ड्रामेटिक सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस यूरोप एंड बियॉन्ड, यानी कि ये एक सोशल ड्रामेटिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन था पूरे यूरोप और रशिया में। बात करते हैं, देखो, नॉट एवरीवन वांटेड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें भी ना एक ट्विस्ट था। हर किसी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज नहीं चाहिए था। लोग डिवाइडेड थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको कुछ हद तक चेंज चाहिए था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको टोटली चेंज चाहिए था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल चेंज नहीं चाहिए था। तो इन 3 लोगों को कैटेगराइज किया गया था। तो वही अभी हम पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सेज रेंज फ्रॉम ग्रेजुअल चेंज टू रेडिकल रिस्ट्रक्टिंग क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इसमें से देखो, जो रेडिकल्स थे, रेडिकल क्या थे, वो चेंज नहीं चाहते थे। यानी ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बदलाव आए, क्योंकि उनका जो है मानना ये था कि हम राज कर रहे हैं, हम ही राज करते रहे। ठीक है, देखो, अगर रिवॉल्यूशन के पहले की हम बात करें तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारी जो सोसाइटी थी, जब हमने फ्रांस वाला चैप्टर पढ़ा था तो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज थी। क्लर्जी थे, मोबिलिटी थे, और तीसरा थर्ड स्टेट के लोग थे जिनके ऊपर सारा बर्डन था। ठीक है, विद एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च कंट्रोलिंग इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, यानी कि जो सिर्फ चर्च के लोग थे और जो राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करते थे, सिर्फ वही पूरी इकोनॉमी को, पूरे सोशल पावर को कंट्रोल करते थे। अब आप लोग खुद सोचो कि सिर्फ अब कंट्री है, कंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आम पब्लिक के ऊपर सारा प्रेशर है और सिर्फ 2 तबके, मतलब 2 तरीके के लोग जिसमें लिमिटेड लोग हैं। मतलब मेन लोग थर्ड स्टेट में ही है, सबसे ज्यादा लोग थर्ड स्टेट में है, लेकिन कुछ लोग पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्री की क्या हालत होगी। अच्छा, आफ्टर द रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, देखो ये बिफोर द रिवॉल्यूशन है। अब आफ्टर द रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल पावर स्प्रेड अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। अब लोगों के पास ना नए नए आइडियाज जो है वो फैलने लगे। अगर चाहे आप यूरोप की बात करो या पूरे एशिया, पूरे यूरोप की बात करो या एशिया की बात करो, आपको पता है ना, हमारा यूरोप एक पार्ट है और एशिया एक पार्ट है पूरा, including India, where Raja Ram Mohan Roy and Derozio debated revolutionary concepts। अब राजा राम मोहन रॉय कौन थे, या आप लोग मुझे बताना। ये बड़े बड़े जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, डेरेजियो, इन लोगों के बीच ना डिबेट होने लगा। मतलब डिबेट इन चीज़ों को लेकर होने लगा कि वाकई में रिवॉल्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्रांति क्यों ज़रूरी है। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वो हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, अब मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे बताया कि हर कोई चेंज नहीं चाहता था, लोग जो है इसमें भी डिवाइडेड थे। कुछ चाहते थे कि इतना चेंज आए, कुछ चाहते थे कि इतना आए, कुछ चाहते थे बिल्कुल ना आए। तो देखो उनको कैटेगरी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है आपके 3 पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो लिबरल्स वो लोग थे जो रिलीजियस टॉलरेंस को मतलब चाहते थे कि सारा जो रिलीजियस है वो मतलब सब एक साथ होकर रहे, डायनेस्टी पावर जितनी भी ये है ये सब एक पावर हो जाए। उसके अलावा ये इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। बिलीव ओनली प्रॉपर्टी ओइंग मैन शुड वोट, और ये लोग बिलीव करते थे कि जिनकी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोट डालने का राइट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आ गए रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन से लोग होते थे? वांटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी रूल, यानी ये मानते थे कि जो मेजोरिटी है वो रूल करे, जो आजकल होता भी है। सपोर्टेड विमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट, इन्होंने जितने भी महिलाओं के मूवमेंट थे उनको सपोर्ट किया। अपोज्ड प्रिविलेजेस लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, यानी कि जितने भी ये प्रिविलेजेस थे लैंड ओनर्स के या फैक्ट्री ओनर्स के, उसको ये लोग अपोज करते थे और डिसलाइक करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को। मतलब मेन ये एक तरह से चेंज चाहते थे। कंजर्वेटिव, अब कंजर्वेटिव तो आपको नाम से पता चल ही रहा है, ये सबसे पहले चेंज को ही अपोज करते थे, ये नहीं चाहते थे कि कंट्री में किसी भी तरह का कोई चेंज आए। लेटर एक्सेप्टेड चेंजेस वाज इनएविटेबल, यानी कि उसके बाद ये लोग चेंज को मानते थे कि चेंज होना ही नहीं चाहिए। बिलीव द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और पास्ट के हिसाब से ही चीजें चलनी चाहिए। फेवर्ड स्लो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और मतलब जो भी आपका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना ही नहीं चाहिए, ये फेवर नहीं करते थे ट्रांसफॉर्मेशन को। अब देखो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्री में क्या रिवॉल्यूशन आया? सबसे पहले रैपिड अर्बनाइजेशन, अर्बन कहते हैं शहरों को, और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, यानी कि शहरों की तरफ क्या आपका एक रिवॉल्यूशन आया, पढ़ते हैं। न्यू सिटीज emerged and industrialized region developed as railways expand across यूरोप, यानी पूरे यूरोप में रेलवे वगैरह डेवलप हुई, नई नई सिटीज एमर्ज हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फैक्ट्री कंडीशन की अगर हम बात करें तो मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर पुअर वेजेस। अब देखो चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो या बच्चे हो, काम कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं और उनको वेजेस बहुत कम मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड्स, और इस टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब लोगों को इतना कम मिल रहा है फिर भी वो काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन चैलेंजेस, और शहरों की चैलेंजेस क्या थे? हाउसिंग एंड सैनिटेशन बिकम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एज टाउन ग्रू रैपिडली बियॉन्ड कैपेसिटी, यानी कि जितना भी आपका हाउसिंग एंड सैनिटेशन है वो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम बना हुआ था उस टाइम पर। तो ये सारे एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थे जो ट्रांसफॉर्म मतलब हुए सोसाइटी में। अच्छा, अब एक बात करते हैं द लंदन पुअर। द लंदन पुअर क्या था? चलो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, द मिड 19th सेंचुरी लंदन पुअर फेस्ड डिस्परेट कंडीशन एज डॉक्यूमेंटेड बाय कंटेम्परेरी ऑब्जर्वर्स लाइक हेनरी म्यू इन लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर 1861 में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। ये बेसिकली किसके लिए थी? ये बनाई गई थी 19th सेंचुरी के मिड में मतलब लेबर्स के लिए। अभी आप लोगों ने लास्ट पेज पर पढ़ा कि लेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता था, बहुत ज़्यादा वेजेस पर वो लिमिटेड काम कर रहे हैं, सॉरी बहुत कम वेजेस पर वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये बनाया गया था। लिबरल इकोनॉमिक फिलॉसफी, अब देखो लिबरल एंड रेडिकल्स की आप बात करें, देखो हमने 3 नाम पढ़े थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स को तो अलग ही कर दो क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं चाहते। लिबरल्स एंड रेडिकल्स की अगर हम बात करें तो ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स themselves believed in individual effort, labor and enterprise. They oppose aristocratic birth privileges, यानी कि ये लोग बिलीव करते थे एफर्ट्स पे, लेबर पे, एंटरप्राइज पर, यानी कि कोई भी जो है बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, किसी को भी बाय बॉर्न नहीं मिलना चाहिए। जो इंसान मेहनत करता है, जो एफर्ट्स लेता है, उसी को सारी चीजें मिलनी चाहिए, इनका ये बिलीफ था। इनका विजन था अगर एक इंडिविजुअल फ्रीडम वॉज एंश्योर्ड एंड द पुअर कुड लेबर
while capital operated without restraint societies would naturally develop and prosper. इनका देखो विजन मतलब हो गया नजरिया, इन लोगों का नजरिया था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम वॉज एंश्योर्ड एंड द पुअर कुड लेबर वाइल कैपिटल ऑपरेटेड विदाउट रेस्ट्रेंट, यानी कि बिना किसी रेस्ट्रेंट के वो कैपिटल को ऑपरेट कर रहा है, सोसाइटीज वुड नेचुरली डेवलप एंड प्रॉस्पर. तो जो सोसाइटी है वो ऑटोमेटिकली ही डेवलप होगी. जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान बिना किसी प्रेशर के अगर कैपिटल को यूटिलाइज करना जानता है तो सोसाइटी जो है उससे डेवलप होगी. Working men and women rallied around this liberal and radical group seeking change in the early 19th century. अब men and women ने क्या किया, इस पर काम करना स्टार्ट किया. liberals and radical group seeking change in the early 19th century, यानी early 19th century में इस पर काफी सारी रैलीज वगैरह की गई. अब आ जाते हैं रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म. यानी रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या था, सबसे पहले 1815 की बात करें तो नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड आफ्टर नेपोलियंस डिफीट. अब आप लोगों को नेपोलियन का याद होगा, नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन कैसे हारा था, नेपोलियन की डिफीट कैसे हुई थी. तो नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू ओवरथ्रो. तो जितने भी नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो नेपोलियन की डिफीट के बाद. गिस्पी मैजिनी, देखो ये एक इटालियन नेशनलिस्ट था, कॉन्स्पायर टू क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स. इसने क्या किया, इसने सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट होना चाहिए. ग्लोबल इन्फ्लुएंस, nationalists worldwide including in India read Mazzini's writing and drew inspiration. इसने पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी इंडिया भी इसमें इंक्लूड था, एक इंस्पिरेशन दी. किस चीज पर इंस्पिरेशन दी, एक नेशनलिस्ट पर इंस्पिरेशन दी गिस्पी मैजिनी ने. अच्छा, द सोशलिस्ट विजन इमर्ज. देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी और रूट ऑफ सोशल इल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. 19th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ, सोशलिज्म ऑफर्ड अ फार रीचिंग विजन ऑफ सोशल सोसाइटल स्ट्रक्चर दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन अक्रॉस यूरोप. देखो 19th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ, जो सोशलिज्म मतलब सोसाइटल विजन है वो पूरे उसमें फैल गया, पूरे अटेंशन अक्रॉस यूरोप, यानी पूरे यूरोप में फैल गया. प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉपर्टी ओनर्स कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन नॉट वर्कर्स वेलफेयर. देखो ये प्रॉब्लम है कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अपना पर्सनल गेन ले रहे थे, वर्कर्स को उसमें कोई वेलफेयर नहीं हो रहा था, वर्कर्स को कोई उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं मिल रही थी, उनका कोई कल्याण नहीं हो रहा था. ये प्रॉब्लम थी. सोल्यूशन इसका क्या है, सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल्स प्रॉपर्टी फॉर कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. यानी कि सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पूरी सोसाइटी थी वो पूरी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रही थी फॉर कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, यानी कि सोशल इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के पर्पज से. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है और सोल्यूशन ये है कि सोसाइटी जो है वो कंट्रोल कर रही है. अच्छा, अब इसका गोल क्या है, ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू कलेक्टिव ओनरशिप एंड कॉपरेशन. यानी कि जो सोसाइटी थी वो एक कलेक्टिव ओनर मतलब ओनरशिप को कलेक्ट कर रही थी एंड कॉपरेशन और कॉपरेट कर रही थी. डिफरेंट पाथ्स टू सोशलिज्म. अब देखो यहाँ पे दो नाम है, एक रॉबर्ट ओवेन 1771 टू 1858. तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये लोग कौन थे और क्या इनका वो था नजरिया. और लुइस ब्रांस 1813 टू 1882. अभी फिलहाल इसकी मैंने पिक्चर लगाई है, मैं आपको इसके इन दोनों के बारे में आगे बताऊंगी. अच्छा, मार्क्स एंड एंजल्स, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म. देखो द मार्क्सिस्ट एनालिस्ट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट ओन कैपिटल एंड फैक्ट्रीज, प्रॉफिट कम्स फ्रॉम वर्कर्स लेबर. देखो कैपिटलिस्ट का क्या मतलब होता है, ओन कैपिटल अपना कैपिटल और फैक्ट्रीज, प्रॉफिट कम्स फ्रॉम वर्कर्स लेबर, यानी जो प्रॉफिट आ रहा है वो किससे आ रहा है, वर्कर्स और लेबर से आ रहा है. ठीक है, वर्कर्स मस्ट ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, यानी कि कंडीशन कैन नॉट इम्प्रूव वाइल प्रॉफिट एक्यूमुलेट प्राइवेटली, यानी कि जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं कर रही है वाइल प्रॉफिट एक्यूमुलेट्स प्राइवेटली. यानी कि जब प्रॉफिट जो है वो आप प्राइवेटली ले रहे हो तो आपकी कंडीशन अप्रूव नहीं करी, यानी आपको वर्कर्स को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. क्रिएट कम्युनिस्ट सोसाइटी.
ऑल प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड वर्कर्स ट्रिम्फ ओवर कैपिटल्स, कार्ल मार्क्स। देखो कार्ल मार्क्स का नाम आया है 1883, इस पर क्वेश्चन आएगा। अभी हमने पढ़ा, अभी दो नाम हमने पढ़े थे, एक वो और एक ये नाम है आपका कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 एंड फ्रेडरिच एंजल्स 1820 to 1895 बिलीव द कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। यानी कि इन दोनों का ये मानना था कि फ्यूचर में सोसाइटी वही हो सकती है जो आपकी कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। ओके, तो इस वाले पार्ट में आप लोगों का इतना ही। मैंने इस पार्ट को ज़्यादा खुद ही बड़ा नहीं बनाया था ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आप लोग इजी वे में थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर को कंटिन्यू करें। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन भी ऐसे ही पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा करके उसको कंटिन्यू करा था, ऐसे ही हम इस चैप्टर को भी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।